नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है HMV वायरस। आज के वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा चल रही है। तो सबसे पहले हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि HMP वायरस क्या है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ठीक है, और इसको डिटेल में आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाह रहा हूं कि ऐसे ही हमारा कोरोना वायरस भी आया हुआ था और उसको भी बोला गया था कि ये चाइना के वुहान शहर से ही ये वायरस आया हुआ है। तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस से ज्यादा HMP वायरस इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। तो दोस्तों, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। पैसेंस रख के इससे डट के मुकाबला करिएगा अगर ये आता है तो। कोरोना वायरस और HMP वायरस आप देखेंगे दोनों की फैमिली अलग अलग है, बट अगर मैं ये बात करूं कि जो इसका जो टाइप है, कोरोना वायरस भी हमारा RNA वायरस था और जो हमारा HMP वायरस है वो भी हमारा RNA वायरस है। तो जो भी RNA वायरस होते हैं वो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर में उसका इफेक्ट आता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है? नॉर्मली कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर लाइक दैट। और अगर हम देखते हैं तो उसमें न्यूमोनिया, टाइफाइड, ये सिम्टम्स ऐसे आ सकते हैं। यही हमारे कोरोना वायरस में भी थे, लेकिन हम जिसको बहुत ज्यादा हम घबरा गए थे क्योंकि उस टाइम पर ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी कि लोग करें तो क्या करें। लोगों की थोड़ी क्यूरियोसिटी आ रही थी कि कुछ मेरे जो क्लिनिक में पेशेंट आते हैं उनकी जानने की क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाह रहे हैं कि HMP वायरस क्या है। इसलिए मैंने सोचा चलिए मैंने कुछ ये कलेक्शन किया है, कुछ बुक्स से भी मुझे मिला, तो मैं इसके बारे में और भी मैं डिटेल से बनाऊंगा। तो प्लीज ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा और जब ये कंप्लीट हमारा वीडियो देख लेंगे तब आपको एक ये तो जरूर आइडिया लग जाएगा कि हमें इससे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि ये वायरस 2001 में पहली बार आइडेंटिफाई हुआ था और वो कंट्री था हमारा नीदरलैंड। वहां पर भी यही निकल करके आया था कि ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर में ही ये सिर्फ ये प्रॉब्लम इसने डाली थी। और इसमें सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड लोग कौन थे? बच्चे थे और ओल्ड पीपल थे, बुजुर्ग लोग थे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो होती है। और जो ऑलरेडी एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड मेडिसिन ऑलरेडी यूज कर रहे होते हैं, लाइक दैट, वो चाहे कैंसर के पेशेंट हो, डायबिटीज के हो, या किडनी पेशेंट हो, या हार्ट के पेशेंट हो, तो ऑलरेडी उनकी इतनी ज्यादा मेडिसिन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड चल रही होती है कि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक हो जाता है। तो प्लीज ऐसे लोगों को घर में आइसोलेट करके रखें, क्राउड वाली एरिया में उनको ना जाने दें, उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कराएं, उनका इम्यूनिटी बूस्टअप करवाएं, इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज कराएं, जिसको आप अपनी भाषा में रेजिस्टेंस पावर जिसको बोलते हैं, उसको इंक्रीज कराने की कोशिश करें। और ये ज्यादातर वही इफेक्ट डालता है जिनका इम्यूनिटी पावर बहुत लो होता है, इम्यूनिटी लेवल उनका बहुत लो होता है। अब आप देख लें कि चाइना के वुहान शहर से ही ये दूसरा वायरस भी क्यों निकल करके आ रहा है, चाइना कंट्री से ही क्यों निकल करके आ रहा है? क्योंकि वहां का इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक होता है। इवन जो कोल्ड वेदर के जो लोग होते हैं, चाहे यूएस ले लें, रशिया ले लें, या कोई अदर कंट्री ले लें, जो हमारा ठंडा कंट्री है, उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक होता है। अपने इंडिया जैसे कंट्री में, क्योंकि यहां पर आपका चेंज ऑफ वेदर की वजह से उसका जो इम्यूनिटी लेवल है ये बीच बीच में हमारा बूस्टअप होता रहता है। जैसे रशिया जैसे कंट्री में ऑल ऑफ सडन हॉट वेदर में जाएंगे, हॉट टेम्परेचर में रहेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद में कोल्ड वेदर में तुरंत इंटर करेंगे। तो जहां पर चेंज ऑफ वेदर होता है वहां पर बॉडी की इटसेल्फ जो इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज होती है। और अगर हम आज प्रेजेंट टाइम में अगर ले लें तो वर्तमान समय में अभी 6 पेशेंट HMPV वायरस से इंफेक्टेड निकले हैं।
तो उसमें से एक हमारा स्टेट है कर्नाटका, कर्नाटका में हमारे 2% निकले हुए हैं, गुजरात में 1%, वेस्ट बंगाल में 1% एंड तमिलनाडु में 2%, इवन अदर कंट्री में भी इसके कुछ परसेंट निकले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर हम लोग यही देख रहे हैं कि चाइना में बहुत ज्यादा ये स्प्रेड हो गया है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, मेडिसिन की कमी पड़ गई है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, यही हम लोग सुन रहे हैं। तो हमें अपने साइकोलॉजिकल लेवल को बहुत ठीक रखने की जरूरत है, इसमें हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज कंसंट्रेट सिर्फ आप करिए अपने इम्यूनिटी लेवल के ऊपर में करिए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब हम आते हैं इसके सिम्टम्स के ऊपर में आते हैं, ठीक है। अब इसमें सिम्टम्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस में भी एक कफिंग का प्रॉब्लम हो रही थी, दूसरा फीवर का प्रॉब्लम हो रही थी, थर्ड इज नेजल कंजेशन का प्रॉब्लम हो रहा था, सोर थ्रोट का प्रॉब्लम हो रहा था, गले में दर्द होना, वीजिंग सीटी जैसी आवाज बजना, शॉर्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ, फटीग, बहुत थकान बहुत जल्दी हो जा रही थी, इवन डायरिया, डिसेंट्री, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब अभी एचएमपी वायरस में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो गए। तो सिम्टम्स भी ये आज के प्रेजेंट टाइम में ऐसे ही आ रहे हैं। तो इसमें हमको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, हमको हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, हमें प्रॉपर डाइट मेंटेन करने की जरूरत है, हमें लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की जरूरत है, हमें एक्सरसाइज मेंटेन करने की जरूरत है, जिससे कि हमारे इम्यूनिटी लेवल इंक्रीज हो सके। हमें इन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर मैं जैसा बताया कि कोरोना वायरस भी एक आरएनए वायरस है, इसी तरीके से एचएमपी वायरस भी हमारा आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस की एक कंडीशन रहती है कि वो अपर रेस्पिरेटरी के ऊपर में ही इफेक्ट डालता है, ये उनके अंदर में क्वालिटी है। उसमें कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, शॉर्ट ब्रीथिंग, ये सब प्रॉब्लम वहां पर हो सकती है। लेकिन लोगों के अंदर में अभी ये जिज्ञासा हो रही थी कि किसको ज्यादा ये इफेक्ट डालेगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये बच्चों में और बुजुर्गों में, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत वीक होता है। बैक्टीरिया, वायरस ऑलवेज आपके प्रेमाइसिस में घूमते रहते हैं। और मैं एक चीज और भी बताना चाह रहा हूं कि किसी भी वायरस को मारने के लिए कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक स्टेरॉइड मेडिसिन नहीं है जो वायरस को मार सके, सिर्फ वो बैक्टीरिया को ही मारती, ठीक है। तो अगर मैं अपर रेस्पिरेटरी की मैं अगर बात कर रहा हूं तो वहां पर ब्रोंकाइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, टाइफाइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूमोनिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ एचएमपी वायरस इनको इफेक्ट डाल सकती है। पर्टिकुलर कहां पर ये इफेक्ट डाल सकती है? हाँ, ये ट्रांसमिटेड जरूर ये डिजीज है, क्योंकि जब भी कोई कफिंग के टाइम पर, स्नीजिंग के टाइम पर, या नोज डिस्चार्ज के टाइम पर, नेजल डिस्चार्ज के टाइम पर सामने कोई अगर पर्सन है, हेल्दी पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन के सामने अगर आएगा, क्योंकि कोई भी जब भी वो नेजल डिस्चार्ज कर रहा है, कफिंग कर रहा है, तो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में मिनिमम 4 to 6 आवर तक वो वायरस का इफेक्ट रहता है। तो अगर सराउंडिंग एरिया में कोई पर्सन अगर है जिसको प्रॉब्लम नहीं है, तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो उनको क्राउड वाली एरिया में जाने से बचना चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग इन्फेक्टेड ना हो सके। घर का अगर फैमिली मेंबर है तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए किसी रूम में, जिससे कि फैमिली के अदर मेंबर को कोई इफेक्ट ना पड़ पाए, ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम इनको मेंटेन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब कोरोना वायरस में भी आप देख लीजिए, जब भी कभी थोड़ा सा भी अगर किसी को डर है, उसको कोरोना हो गया, और उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा जो किया था वो सोशल मीडिया ने किया था। 24 आवर्स यही सुन रहे थे, उसको कोरोना हो गया। कोई भी फोन किसी ने किया, उसको कोरोना वायरस हो गया। लेकिन रूरल क्षेत्र में आपने देखा होगा कि उनके ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि वो सोशल मीडिया के कांटेक्ट में नहीं थे, न्यूज़पेपर भी वहां पर नहीं था, इतना वो फोन भी वो लोग यूज नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो कोरोना वायरस में भी आप देखिए, रूरल क्षेत्र में बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन शहर के एरिया में ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। क्योंकि मेरे कुछ वीडियो में देखा होगा और मैंने बताया भी है कि 80% डिजीज ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से आती है।
तो हमें पॉजिटिव सोचें, निगेटिव ना सोचें, ठीक है। और उस टाइम पर कुछ ऐसा हो भी रहा था, जब भी किसी लैब में कोई भी टेस्टिंग, उसको बस ये कोरोना इन्फेक्टेड है, और प्रॉब्लम उन्हीं को ज्यादातर हुई थी जो हॉस्पिटलाइज हुए थे। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि जिन लोगों ने घर में रहकर ट्रीटमेंट किया था उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज हुए थे उनको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और इसके बाद में वैक्सीनेशन कराया गया था कोरोना वायरस से, जो भी इन्फेक्टेड लोग उस टाइम पर थे, तो अब देखेंगे कि उसके बहुत सारे कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं। आप डी डाइमर टेस्ट कराएंगे तो वहां से निकल करके आ जाएगा कि कोरोना वायरस में उनके क्या इफेक्ट होता है। तो उस टाइम पर हमारी होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, थूजा करके है, थूजा 200 के 4 डोज ले लेंगे। अगर इन केस वैक्सीनेशन के कोई बैड इफेक्ट अगर आए हैं तो वो काफी हद तक रिजॉल्व कर देता है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन लोगों के अंदर में क्वेरी थी, जिज्ञासा थी, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना करके आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। इससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इससे बहुत अच्छे से अवेयर है, उस पर नजर बना के रखे हुई है कि अगर हमारे इंडिया में अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इवन चाहे डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो, हमारे पास सारे अरेंजमेंट है, ठीक है। तो जो हमारे पड़ोसी कंट्री हैं या उस पड़ोसी कंट्री से लोग आ रहे हैं, उन पर हमारी गवर्नमेंट नजर बना के रखे हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूं तो स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन है, चाहे एलोपैथिक की हो, आयुर्वेदा की हो या होम्योपैथिक की हो। तो मैं अगर होम्योपैथिक से रिलेटेड हूं तो मैं होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक की ही मेडिसिन में बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रॉपर रेस्ट लेने की जरूरत है, हाइड्रेशन की जरूरत है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो जो जो उसके सिम्टम्स आते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे तो नो डाउट इसमें काफी हद तक हम इसको रोक सकते हैं स्प्रेड होने से। तो अगर हमें ये प्रिवेंशन करना है तो अगर फैमिली मेंबर है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कराइए, साफ सफाई का ख्याल रखिए, वो हैंड वॉश करें, हैंड वॉश के साथ साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, कोई भी चीज चाहे खाने वाली वस्तु हो या कोई डेली यूजेस वाली हो, ठीक है। और अगर क्राउड वाली एरिया में अगर जाते हैं तो वहां पर आप मास्क लगाएं, अगर खुद भी इन्फेक्टेड है तो भी लगाएं, इन्फेक्टेड नहीं है तो भी लगाएं, क्योंकि सामने वाला इन्फेक्टेड है कि नहीं है आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर, हाइजीन, साफ सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखें, ठीक है। तो क्योंकि सब इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपके ऊपर में एचएमपी वायरस का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अब हम आते हैं कुछ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। और हमारी कोरोना वायरस में भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रही थी और काफी हद तक कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए या कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर में जो भी सिम्टम्स आए थे उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन थी, ठीक है। तो चलिए अब हम उन मेडिसिन के बारे में डिस्कशन करते हैं। एट प्रेजेंट पहली जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो है एकोनाइट नेप्लस, और जो दूसरी मेडिसिन होगी वो होगी आर्सेनिक एल्बम। मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम कोरोना वायरस के टाइम पर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन वो पाई गई थी। तो एकोनाइट नेप्लस में पहली मेडिसिन की मैं बात कर रहा हूं कि देखिए कोरोना वायरस के टाइम पर भी लोग क्या हो रहे थे, डर रहे थे, भय उनको हो रहा था, अगर ये मुझे हो गया है, नॉर्मल सी अगर कफिंग खांसी हो गई, अरे चेंज ऑफ वेदर में कफ कोल्ड स्नीजिंग तो हो ही सकती है। तो उस टाइम पर भी लोगों के अंदर में इतना डर या भय हो गया था कि उनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने से लगता मुझे कोरोना हो गया, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो वो डर भय से बचने के लिए एकोनाइट मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव है। एकोनाइट आप इसमें मोस्टली हम लोग मीडियम पोटेंसी या हायर पोटेंसी ही इस्तेमाल करते हैं, तो एकोनाइट 200 के कुछ डोजेस हम ले सकते हैं। इवन अगर कंटिन्यू लेना है तो हमें एकोनाइट नेप्लस के 30 पोटेंसी लेना चाहिए। बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 1 से 2 बार तक ले सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं। तो जैसे ही डर भय अगर उनका चला जाता है तो इसको बंद कर दें। इवन ऑल ऑफ सडन चिल या ठंडे एक्सपोजर में जाने से या ठंडे वेदर में जाने से या ठंडी हवाओं के एक्सपोजर से उसको कफ कोल्ड स्नीजिंग अगर स्टार्ट होती है तो वहां पर हमारी एकोनाइट नेप्लस मेडिसिन हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसमें कॉमन सिम्टम्स भी हमारे एकोनाइट नेप्लस के अंदर में है, सडन ऑनसेट फीवर, ड्राई कफ, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी, ठीक है।
अब हम अगर और आगे अगर बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। और ये आर्सेनिक एल्बम भी हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन थी जब कोरोना वायरस हमारा आया था। तो ये एचएमपी वायरस में भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके अंदर में सारी क्वालिटीज अवेलेबल है आर्सेनिक एल्बम के अंदर में, जैसे कि हमारी एचएमपी वायरस के अंदर में से इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर में जो जो ये प्रॉब्लम्स ये ला सकता है, चाहे कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, रनिंग नोज, डायरिया, डिसेंट्री, ये सारा कुछ, या ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, इवन अस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन है, दैट इज आर्सेनिक एल्बम। पोटेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आर्सेनिक एल्बम हमें 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार, 3 से 4 दिन 5 दिन तक ले लेंगे, आप देखेंगे सिम्टम्स अगर आने वाले हैं तो आते नहीं है, तो जिनको आ भी गए हैं उसको भी ये कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम मेडिसिन की अगर बात करते हैं, दैट इज ब्राइनिया। ब्राइनिया इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ड्राई कफ है, सूखा अगर कफ आ रहा हो, सूखी खांसी हो रही हो, बहुत बेचैनी हो, ठीक है, पानी का प्यास बहुत ज्यादा लग रहा हो और चेस्ट में पेन भी हो, वहां पर ब्राइनिया एल्बा हमारी बहुत अच्छा काम करती है। तो बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं कुछ दिनों तक, देखेंगे आपका जब ठीक हो जाएगा तो बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैं कुछ संभावित मेडिसिन जो मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं एचएमपी वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर में, तो ये मेडिसिन हम दे सकते हैं, लेकिन सिम्टोमेटिक मेडिसिन देना है, जो सिम्टम्स मिलेगा वही देना है। नेक्स्ट है ये फास्फोरस मेडिसिन हमारे लिए तब इफेक्टिव है कि जब आपके अंदर में आपको ऐसा लगे कि कफिंग हो रही, कफिंग के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, उस कंडीशन में, या बहुत कफिंग पुरानी हो जाती है, तो हमें वहां पर 30 पोटेंसी के कुछ डोजेस लेने चाहिए, 3, 4 या 5, इससे ज्यादा नहीं। हायर पोटेंसी का लेंगे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे 200 1 को हमें बार बार रिपीटेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स भी आपकी बॉडी में ला सकता है, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है एंटियम टार्ट। एंटियम टार्ट भी हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, और खास तौर से छोटे बच्चों में अगर घड़ की आवाज आ रही हो, कफ का ठीक से डिस्चार्ज ना हो रहा हो, वहां पर हमारी एंटियम टार्ट मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर एल्डेस्ट है, अगर बड़े लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए में 30 पोटेंसी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, ठीक है। बट अगर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो वहां पर हमें 6 की पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। तो बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार, और छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद दिन में 2 बार लेंगे, आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट है एपिकॉक। एपिकॉक में भी कफिंग का प्रॉब्लम होगा, कफिंग के साथ साथ इसमें नोजिया का अगर सिम्टम्स आता है, यानी कि वोमिटिंग की टेंडेंसी हो या वोमिटिंग करने का मन करता हो, तो उस कंडीशन के लिए इपिकॉक हमारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। तो 30 पोटेंसी रहेगी, 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 2 बार, आप देखेंगे बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी काली बाइक्रोमियम। इसमें कैसा होगा, इसमें जो डिस्चार्ज होगा बहुत थिक होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा थिक होगा, व्हाइटिश कलर का भी हो सकता है, ठीक है, और चेस्ट में इसमें पेन भी होगा, ठीक है। और इसमें देखेंगे जो भी कफ जो आपका निकल रहा होगा वो पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं निकल रहा होगा, खांसते तो बहुत हैं बट कफ बहुत कम निकलता है, तो उस कंडीशन में काली बाइक्रोमियम के कुछ डोजेस लेने से कफ, आपका जो जमा कफ है वो बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट है स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा भी हमारी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें हुपिंग कफ जैसा रहता है, जिसको हम बार्किंग कफ भी बोलते हैं, ड्राई कफ भी रहता है, ठीक है, और खांसने से जैसे लगता है कोई चीज आदि से काटी जा रही हो, इस टाइप का अगर वहां पर कफिंग होती है, खांसी आती है, तो स्पोंजिया टोस्टा हमारी बहुत इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन काम करती है, ठीक है। तो स्पोंजिया टोस्टा भी हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये कुछ जो संभावित मेडिसिन थी वो मैंने बताने की कोशिश मैंने किया आपको, ठीक है। तो प्लीज इस वायरस से डरे नहीं, घबराएं नहीं, आप अपनी इम्यूनिटी लेवल पर आप ध्यान दीजिए, और मैं हर वीडियो में बताता हूं 3 चीजों को आप फॉलो करिए। आप अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन करिए, लाइफ स्टाइल आप मेंटेन करिए, एंड एक्सरसाइज करिए। आप देखेंगे कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर आ जाएगा आपके ऊपर में कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, ठीक है। तो प्लीज फल फ्रूट वगैरह, सीजनल फ्रूट्स खाइए, एक्सरसाइज करिए, लाइफ स्टाइल मेंटेन करिए, कोई भी वायरस आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर भी अगर जरूरत पड़ता है तो आप देखिए, इसमें आप जो ट्रीटमेंट करने का जो इसका एक तरीका है वो ध्यान रखिएगा कि कोई आपका एक्सपर्ट अगर कोई डॉक्टर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है,
क्योंकि उसके लिए एक्सपर्ट एक डॉक्टर की जरूरत रहती है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि जब सिम्टम्स बहुत ढेर सारे निकल करके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर सिम्टम्स के लिए एक अलग अलग मेडिसिन लेंगे, वो बट हमारे एलोपैथिक एंड आयुर्वेदा सिस्टम में, बट हमारे होम्योपैथिक में नहीं है। तो अगर हम क्लासिकल ट्रीटमेंट, अगर जिसको हम लोग बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करने के लिए प्रॉपर केस टेकिंग करेंगे, साइन और सिम्टम्स लेके जो भी मेडिसिन का हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही उसको उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा समझाने का मकसद सिर्फ यही था। और सोशल मीडिया में आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, तो प्लीज ये एचएमपी वायरस से घबराएं नहीं, डट कर मुकाबला करें। तो मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करूंगा। तो जो हमारे दर्शक जो पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।